दोस्तों, जैसे ही रात का सन्नाटा होता है, बहू अपने कमरे से निकलती है और ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। सोते हुए ससुर के ऊपर बैठ जाती है और जबरदस्ती हर रात वह अपने ही ससुर के साथ, बूढ़े ससुर के साथ संबंध बनाती है। सिलसिला यूं ही बराबर 2 सालों से चल रहा था, लेकिन एक रात जब बहू कमरे में पहुंचती है अपने ससुर से संबंध बनाने के लिए, तो वहां पर कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि फिर एक कत्ल होता है और लाश को पानी की टंकी में छुपा दिया जाता है। अब कत्ल किसका हुआ और कैसे हुआ, 2 सालों से बहू और ससुर के संबंध में कैसे बन रहे थे, इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, पूरी घटना को जब हम बारीकी से सुनेंगे और जानेंगे तो आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं, इस घटना को जानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की है और वहां का एक थाना है बाजार थाना। उसी थाने के अंदर गुरु यादव चौकीदार की उसी थाना के अंदर गुरु यादव चौकीदार हैं। उनकी ड्यूटी वहां पर रहती है। सुबह ड्यूटी खत्म हो जाती है और 10 जनवरी की रात उनकी ड्यूटी होती है। सुबह ड्यूटी खत्म कर कर वह अपने घर को जाते हैं। अहिरौरी जो टोला होता है, जो गांव होता है, उसी गांव के वह रहने वाले हैं। जब वह अपने घर पर पहुंचते हैं तो घर पर उनकी बहू थी। उनकी बहू का नाम गुड़िया होता है, गुड़िया, और उनकी पत्नी जिसका नाम सुनीता देवी होता है। लेकिन सुनीता देवी कहीं पर दिखती नहीं है और वह अपनी बहू से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी सासू माँ। तो वह बहू बताती है कि वह तो सुबह 8 से 9 बजे के टाइम कि वह एक बाइक पर एक लड़का आया था और उसकी बाइक पर बैठकर वह कहीं गई हुई है। अब जो गुरु यादव थे तो वह सोचते हैं कि कहीं काम वाम से हो सकता है मेरी पत्नी किसी के साथ गई होगी, हो सकता है कुछ देर के बाद वह वापस आ जाएगी। वह इंतजार करते हैं। 9 से 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12-1 बज जाते हैं। ऐसे ही इंतजार करते रहते हैं। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वह रिश्तेदारों में पता करते हैं कि हो सकता है जो मेरी पत्नी है, जो सुनीता देवी है, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गई होगी। लेकिन सब जगह आसपास जितने भी रिश्तेदार थे वह सब जगह पता करने की कोशिश करते हैं। पता करने के बाद पता चलता है कि सुनीता देवी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पर नहीं गई हुई है। तब सुनीता देवी की पति को फिक्र होती है और जिस थाने में वह चौकीदार थे उसी थाने में आते हैं और अपनी पत्नी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं थाना कोतवाल को। थाना कोतवाल को बताते हैं कि एक लड़का बाइक पर आया हुआ था घर पर, उन्हीं के साथ में मेरी पत्नी गई हुई है। दोस्तों, पुलिस को भी लगता है कि बस जब सुनीता देवी किसी के साथ बाइक पर गई हुई है तो हो सकता है वह वापस आ जाएंगी, या फिर कहीं पर गई होगी, या फिर हो सकता है कहीं किसी काम से गई हो। पुलिस भी इंतजार में थी कि हो सकता है वापस आ जाए। 10 जनवरी तो बीत जाती है और 11 जनवरी आ जाती है। गुरु यादव जो होते हैं वह अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढते फिरते रहते हैं। पुलिस को कोई शक नहीं था कत्ल का और न ही गुरु यादव ने कत्ल के ऊपर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब वक्त गुजरता जाता है। 10 जनवरी से 15 जनवरी आ जाती है। 15 जनवरी लग जाती है कि उसी बीच 15 जनवरी को जो बहू है जिसका नाम गुड़िया होता है, वह टॉयलेट करने के लिए, जो उनकी टॉयलेट बनी हुई है वो तो घर के साइड में बनी हुई है, मतलब टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर आना पड़ता है और उसी घर के बराबर में साइड में जाना पड़ता है। सुबह सुबह जब वो जाती है टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि जो गुड़िया का पति होता है वह बाहर नौकरी करता है, गुड़िया जो उसकी बहू होती है वह टॉयलेट करने के लिए आती है और उसकी नजर पड़ती है जो उसकी टॉयलेट है और उसी पानी की टंकी से थोड़ा सा साड़ी का पल्लू लटक रहा था, साड़ी का पल्लू दिख रहा था और वह साड़ी का पल्लू किसी और का नहीं बल्कि उसकी सास सुनीता देवी का था। वह टंकी से निकल रहा था कि मतलब सुनीता देवी शायद टंकी के अंदर है। ये देखकर वह चिल्लाती है और फौरन अपने ससुर गुरु यादव को तुरंत बुलाती है। कहती है कि यहाँ पर मेरी सासू माँ का पल्लू दिख रहा है। गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है और लोग चढ़ते हैं पानी की टंकी पर और जो पानी की टंकी थी उसको खोला जाता है और जैसे ही पानी की टंकी को खोला जाता है तो देखते हैं कि सुनीता देवी की बॉडी पड़ी हुई थी और पूरी फूल चुकी हुई थी और बॉडी जो है उसी टंकी में पड़ी हुई थी, जिस टंकी से यह पूरा परिवार टॉयलेट बाथरूम के लिए जा रहा था। जिस पानी का कनेक्शन टॉयलेट में जा रहा था उसी टंकी में बॉडी थी। ये देखते हुए पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि सुनीता देवी की किसने हत्या की और हत्या कर टंकी के अंदर लाश को छिपा दिया
और इसी को देखते हुए लगता है कि सुनीता देवी की 10 जनवरी से ही लाश इसी टंकी के अंदर छिपी हुई थी। फौरन कुशीनगर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि हत्या किसने की, कैसे की गई, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि सर में कोई भारू वस्तु से हमला किया गया है, फिर उसकी हत्या की गई है और उसके बाद बॉडी को छिपाने के लिए टंकी में छिपाया गया है। अब यह सब देख करके पुलिस को शक होता है कि जाहिर सी बात है, अगर कातिल मतलब बहू ने जो बात बताई थी कि सुबह सुबह एक लड़का बाइक पर उनको लेकर गया था, ये बात तो झूठ है। क्योंकि अगर कोई लड़का बाइक पर लेकर गया होता तो यहाँ पर लाश कैसे मिलती। क्योंकि उसके बाद गुरु यादव सुबह सुबह अपने घर आ गए और सुबह से वह इंतजार कर रहे थे। कत्ल तो सुबह नहीं हुआ, कुल मिलाकर बहू झूठ बोल रही है, पुलिस को ऐसा लगता है। और दूसरा सवाल कि यह अगर कोई हत्या करने वाला होता तो लाश को वह कहीं और फेंकता। मतलब साफ है कि हत्या घर के अंदर ही हुई है। अब पुलिस बहू से जो और गुरु यादव है, इन्हीं दोनों से पूछताछ करती है। उनके बेटे को सूचना दे दी जाती है जो बाहर रहकर कमाई करता था कि तुम्हारी माँ की हत्या हो चुकी है। बेटा आता है और बेटा भी यही बोलता है कि हत्या किसी और ने की है, मेरे परिवार ने, मेरी बहू मेरी पत्नी ने, और न मेरे पिता ने। क्योंकि भाई ये तो परिवार है, परिवार खुद परिवार की हत्या कैसे कर देगा। लेकिन पुलिस को शक था, पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। पुलिस जो है गुरु यादव से जब पूछताछ करती है तो गुरु यादव अपना अलग बयान देते हैं। जब बहू से पूछताछ करती है तो बहू अलग बयान देती है। दोनों के बयान बिल्कुल अलग अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। तो गुरु यादव की बहू होती है, जो गुड़िया होती है, वह टूट जाती है और फिर वह बोलती है कि हाँ, हत्या हमने ही की है और मैंने अपने ससुर के साथ में हम दोनों मिलकर इनकी हत्या की है और हत्या करने के बाद लाश को हमने पानी के टंकी में छुपा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि हत्या क्यों की गई। तो बहू बताती है और पुलिस की तरफ से पूरी छानबीन होती है तो पता चलता है कि जो गुड़िया है, गुड़िया का पति बाहर रहता है और उसके बाहर रहने की वजह से जो उसकी शारीरिक तमन्ना है, जो उसकी शारीरिक ख्वाहिशें हैं, वह पूरी नहीं हो पाती हैं। और 2 से 3 साल पहले, मतलब जब से अपने पति से शादी की हुई है, तब से वह पति बाहर ही रहता है कमाने के लिए। तो उसके अंदर की जो तमन्ना है, जो उसकी दिली ख्वाहिशें हैं, जो जिस्मानी हरकतें होती है, उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, उनको पूरा करने वाला कोई नहीं है। और इसी बीच एक रात जब वो अपने ससुर के पैरों में उनके दर्द हुआ, अपने ससुर के पैरों में मालिश कर रही थी रात के टाइम, तो मालिश करते करते उसके अंदर की उत्तेजना जाग जाती है और उसी रात को कमरे में ही जब अपने ससुर को हाथ फेरती है तो उसका जो ससुर होता है वह बेताब हो जाता है, अपना आपा खो देता है और फिर वो ससुर के साथ संबंध बनाती है। उसी ससुर गुरु यादव के साथ और 2 साल पहले से संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन फिर भी ससुर का संबंध बनाने का मन नहीं होता था, लेकिन मैं जबरदस्ती ससुर से संबंध बनाती थी, ऐसा गुड़िया देवी का कहना था, जो गुरु यादव की बहू थी। और गुरु यादव का भी यही कहना था, जो गुड़िया देवी का ससुर था, वो भी कहता था कि मेरा मन नहीं होता था क्योंकि रिश्ते में वह मेरे बेटे की बीवी थी, लेकिन यह आकर हर रात मेरे कमरे में आ जाती थी और मुझे उत्तेजित करती थी। फिर मैं मजबूरी में इसके साथ में संबंध बनाता था। 10 जनवरी की रात हम लोग कमरे के अंदर थे, संबंध बना रहे थे, उसी बीच कमरा खुलने की आवाज लगती है। हम लोग जैसे ही देखते हैं तो सामने सुनीता देवी थी और सुनीता देवी यह सब देख करके, और गुरु यादव कहते हैं कि जो मेरी बीवी थी यह सब देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उनका जो पति है वह अपनी बहू के साथ ही संबंध बना रहा है। दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में थे। ये सब सुनीता देवी उसकी बीवी देख लेती है, उनके ऊपर चीखते चिल्लाते हुए उनके ऊपर हमला करती है, चांटे वगैरह मारती है और बोलती है कि मैं अभी बेटे को फोन करती हूँ, बताती हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम लोग कैसी कैसी गंदी हरकतें यहाँ पर कर रहे हो और मेरे ही सामने मेरे बेटे की बीवी को तुम इस तरह से कर रहे हो। और यह सब कारनामा देख करके जो गुड़िया देवी होती है, जो गुरु यादव की बहू होती है, वह बोलती है कि जल्दी से पकड़ो और अगर इसने फोन कर दिया तुम्हारे बेटे को, अगर हम लोगों की सारी हरकतें इसने तुम्हारे बेटे को बता दी तो अगर तुम्हारे बेटे को हम दोनों के संबंध के बारे में पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, गांव में सबको पता चल जाएगा। और यही देखते हुए दोनों सुनीता देवी को वहीं पर ढेर कर देते हैं। जो वहां पर लकड़ी जली हुई थी, जिसको रात में जलाया था तापने के लिए, उसी से सुनीता देवी के सर पर हमला करते हैं, ताबड़तोड़ उसके सर पर हमले करते रहते हैं।
सुनीता देवी के सर से खून निकलता है, जो गुड़िया के कपड़ों पर लग जाता है, उसके स्वेटर पर लग जाता है और सुनीता देवी की मौके पर ही वही मौत हो जाती है। फिर लाश को रात के टाइम ही जो टॉयलेट था जो बना हुआ था, उसी के घर के किनारे सुनीता देवी को लाश को खींचते हुए उसी टॉयलेट के ऊपर जो टंकी रखी हुई थी उसी में ले जाकर के उसको डाल देते हैं। और 3 दिनों तक क्या खुद के ऊपर शक ना हो, इसलिए उसी टॉयलेट की जो टंकी थी उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि जो गुरु यादव था वह ड्यूटी पर चला जाता है। वह पुलिस को यही दिखाता है कि रात को वह घर पर नहीं था, वो तो ड्यूटी पर था। फौरन रात जैसे होती वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। हत्या करने के बाद गुरु यादव ने जब ये प्लानिंग की थी, लेकिन इतनी प्लानिंग के बावजूद सिर्फ एक गलती कर दी थी कि जो दोनों के बयान थे वह अलग अलग थे। दोनों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। और दूसरी बात यह कि लाश को इन लोगों ने टंकी में छुपाया था। अगर कहीं और छुपाते तो शायद कुछ घंटों के लिए पुलिस को बहका सकते थे, लेकिन जो पुलिस होती है वह कातिल तक पहुंच जाती है। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आप तक जरूर से जरूर पहुंच जाती है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक गलती कोई ना कोई आप ऐसी गलती छोड़ देंगे जिसके बाद आप पकड़े जाएंगे। आप मूवी के अंदर क्राइम सीन देख लें, क्रिमिनल स्टोरियां देख लें कि लोगों ने कितनी प्लानिंग से मर्डर कर दी, लेकिन जब आप करने की कोशिश करेंगे तो आप कोई ना कोई जरूर एक गलती कर देंगे जिसकी वजह से पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये सब घटनाएं हम आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि आप लोग सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। आप आने वाली अपनी हर परेशानियों से बच सकें, उन परेशानियों में ना पड़े जिसमें लोग फंसते हैं। और ये घटनाएं, ये खबरें इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं और हमारा भी मकसद यही होता है कि आप लोग हर परेशानियों से बचे रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को आहत करना है, बस आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।